जय हिंद दोस्तों, JBSM जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना जान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आज जो हमारा अध्ययन की जो अब जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो इतिहास रहेगा, और इतिहास यानी राजस्थान का कंप्लीट इतिहास का मोटा मोटा प्रारूप तैयार करेंगे हम। और जो हमारे नेक्स्ट आगे की जो आने वाली वीडियो होगी उनमें सविस्तार अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इतिहास, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास तो हम देखते हैं इतिहास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीता हुआ, हास का जो पीछे बीत गया, इति का मतलब होता है पीछे, और हास का मतलब हुआ बीता हुआ, यानी जो पीछे बीत चुका है उसे हम इतिहास कहेंगे। और इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ, यानी पीछे बीता हुआ, पीछे बीता हुआ, यानी जो पीछे बीत गया उसे इतिहास कहेंगे। देखिए, हम बात करें कि कल बीता तो कल भी था, लेकिन कल को हम इतिहास नहीं कहेंगे, क्योंकि इतिहास तभी बनेगा जब उसके कोई हमें साक्ष्य प्राप्त हो या हमें कहीं से जानकारी प्राप्त हो। जैसे किसी ग्रंथ से हमें जानकारी मिल रही हो या कोई शिलालेख प्राप्त हुआ हो, उसे हम इतिहास कहेंगे। तो आज हम सिर्फ प्रारूप तैयार करेंगे कि आगे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उनमें हम किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो हमारा राजस्थान का इतिहास के अंदर जो राजा महाराजा हुए वो कौन कौन सा वंश हुआ है, उनके कौन कौन राजा हुए हैं, और उसके जो शासनकाल के अंदर जितने भी जैसे उसने निर्माण कार्य करवाए हैं और उसने युद्ध जीते हैं या युद्ध लड़े हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। इतिहास शब्द हमने जान लिया है कि इति प्लस हास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पीछे बीता हुआ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इतिहास का जनक, यानी सर्वप्रथम देखते हैं कि विश्व इतिहास का जनक किसे कहेंगे, यानी विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक हम हेरोडोटस विश्व इतिहास का जनक कहलाता है, जिसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिकल, हेरोडोटस, जिसकी पुस्तक का नाम है वो है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल जिसकी पुस्तक का नाम है हेरोडोटस है, इसे विश्व इतिहास का जनक कहते हैं। और अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास का जनक। भारतीय इतिहास का जनक है वो है वेद व्यास, भारत इतिहास का जनक वेद व्यास। वेद व्यास की जो पुस्तक है वो है महाभारत, और महाभारत है वो पुष्कर झील के किनारे जिसका रचना की थी वेद व्यास ने, पुष्कर झील के किनारे महाभारत। और पुष्कर झील है वो पुष्कर ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर 52 घाट बने हैं, सबसे बड़ा घाट है वो गांधी घाट है। मिस मेरी आई तो यहाँ पर जो जनाना घाट भी बना हुआ है, गऊ घाट है, गांधी घाट है, ये सब यहाँ पर बने हुए हैं। पुष्कर नामक ब्राह्मण ने इसका निर्माण कराया था। पुष्कर अजमेर में है, और ये पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थों का मामा। और तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी तीर्थ सांबर को, देवयानी तीर्थ सांबर। ये सांबर भी अजमेर के अंदर है। और तीर्थों का हमें बूझ लिया जाता है कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, पुष्कर होगा, तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ सांबर होगा, और तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर कहलाता है। मचकुंड है धौलपुर के अंदर, जिसे हम तीर्थों का भांजा कहते हैं। तो ये बात हो गई कि भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को कहते हैं, जिसकी रचना है महाभारत। और तीर्थों का मामा पुष्कर कहलाता है। पुष्कर में 52 घाट बने हुए हैं, सबसे बड़ा गांधी घाट है, गऊ घाट है, यहाँ पर मिस मेरी आई थी तो जनाना घाट बना हुआ है। ये सब हो गए पुष्कर की बात। पुष्कर के किनारे ही महाभारत का रचना की थी वेद व्यास ने। अब हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास का जनक।
जिसे हमें विस्तार से पढ़ना है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान इतिहास का जनक है वो कर्नल जेम्स टोड कहलाता है। राजस्थान इतिहास का जनक राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड कहलाता है, जो घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड, जिसका उपनाम है वो है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, ये घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के निवासी हैं और सर्वप्रथम ये उदयपुर के अंदर आते हैं। उदयपुर के बाद में ये यानी पूरे संपूर्ण राजस्थान में घोड़े उपस्थित होकर ये सारे संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण करते हैं। तो इसी के नाम, इसके नाम पर उसका यानी घोड़ा रखने के कारण इसका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे और इसकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है द एनालंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनालंस एंड एंटिक्विटीज राजस्थान। और इसकी दूसरी पुस्तक है द सेंट्रल ब्रेस्टेलर राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल ब्रेस्टेलर राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया और द एनालंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका अवधी भाषा में हमें बूझ लिया जाए कि इसका अवधी भाषा में अनुवाद किसने किया था। अवधी भाषा में जिस व्यक्ति ने अनुवाद किया था वो है बलराम प्रसाद मिश्र। बलराम प्रसाद मिश्र। और इसका बूझ लिया जाए कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था। हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किया था गोपी चंद्र हीराचंद्र ओझा। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा है, ये रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्मे थे। रोहिड़ा गांव सिरोही जन्म। ये रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्मे थे गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, जिसने हिंदी में द एनालंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का अनुवाद किया है। अब हमने देख लिया है कि राजस्थान का जो इतिहास का जनक है वो है कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं। ये मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे। अब हम बात करते हैं जो हमारे राजस्थान के अंदर राजवंश हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर किन किन के बारे में अध्ययन करना है। जैसे आमेर की बात करें, यानी वर्तमान का जयपुर आमेर में यहाँ पर कछुआ वंश हुआ था। और उधर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर दो वंश हुए, एक का नाम गुहिल वंश है, दूसरा सिसोदिया वंश आता है। उधर चौहान भी हुए हैं, जैसे सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान, इन सब के बारे में अध्ययन करा है। तो आज मैं मोटे मोटे प्रारूप तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें डीप तरीके से हम एक एक का अध्ययन करते चलेंगे। तो अब हम देखते हैं सर्वप्रथम जयपुर का कछुआ वंश, यानी आमेर का कछुआ वंश। आमेर के कछुआ वंश के अंदर जो सर्वप्रथम राजा है वो राजा था तेजकर्ण, या उसी का नाम मिलता है हमें दुल्ले राय। दुल्ले राय ये आमेर के कछुआ वंश का संस्थापक है। संस्थापक, हम संस्थापक को आदि पुरुष भी कह सकते हैं, मूल पुरुष भी कह सकते हैं। आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक ये साथ तेजकर्ण। तेजकर्ण यानी दुल्ले राय। दुल्ले राय ने सर्वप्रथम कछुआ वंश की नींव रखी थी आमेर के अंदर, यानी मीणा प्लस बड़ गुज्जरों का राज था। यहाँ पर मीणा प्लस बड़ गुज्जर, ये बड़ गुज्जरों को हराते हैं और यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं आमेर के अंदर और कछुआ वंश की नींव रखते हैं आमेर के अंदर। उसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा कोकिलदेव। हम जो मुख्य हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे डीप तरीके से। इसके बाद में कोकिलदेव आता है। कोकिलदेव के बाद में रामदेव आता है। रामदेव ने कदमी महलों का निर्माण करवाया था। रामदेव ने कदमी महलों का निर्माण करवाया था और कदमी महलों में यहाँ आमेर के जो राजा होते थे उनका राज तिलक होता था। और आमेर के राजाओं का जो राज तिलक करता था वो मीणा, यहाँ पर मीणा करते थे, यानी जिस प्रकार उदयपुर के भील करते थे, यानी जहाँ पर जिन जाति का बाहुल्य ज़्यादा होगा उसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना हम अधिकार नहीं कर पाएंगे या शासन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मीणा थे, तो मीणा राज तिलक क्या करते थे कदमी महलों में। ये रामदेव ने निर्माण करवाया था कदमी महल। कदमी महलों में आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। इसके बाद में जो शासक आएगा वो था पृथ्वीराज।
पृथ्वीराज, ये वही पृथ्वीराज है जिसने आमेर को 12 भागों में विभाजित कर दिया था और आमेर है वो 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद में जो शासक आएगा वो था यानी तेजकर्ण आ गया, कोकिलदेव आ गया, कोकिलदेव के बाद में रामदेव, रामदेव के बाद में पृथ्वीराज आ गया और उसके बाद में भारमल आ गया। भारमल, ये भारमल वही भारमल है जो अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करता है और अपने पुत्री का विवाह करता है अकबर के साथ। इसके बाद में आएगा भगवंत दास। भगवंत दास का बेटा था वो था मान सिंह। ये मान सिंह वही है जो सबसे पहले मनसबदार यानी 7000 के मनसबदार मान सिंह को प्राप्त थी। सबसे ज़्यादा मनसबदार प्राप्त करने वाला ये था मान सिंह। और मान सिंह हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में यह अध्ययन करेंगे, आज हम सिर्फ मोटा मोटा प्रारूप तैयार कर रहे हैं। और मान सिंह के बाद में जो राजा बनेगा और इसको याद करने का आपको बेस्ट तरीका भी दिया जाएगा भी, इसको हम याद किस प्रकार करेंगे, इसके बाद में कौन सा राजा आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा। तो मान सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा, मान सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा भाव सिंह है। और भाव सिंह के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। फिर इसके बाद में आएगा वो आएगा सवाई जय सिंह। मिर्जा पहले हुआ है और सवाई बाद में हुआ है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा ईश्वरी सिंह है। ईश्वरी सिंह के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो बनेगा माधो सिंह, जिसने 9 अपनी पासवान रानियों के एक जैसे 9 महल बनवाए थे, माधो सिंह के बाद में जो नेक्स्ट राजा बनेगा वो बनेगा इस सवाई जय सिंह आ गया, ईश्वरी सिंह आ गया, माधो सिंह आ गया, प्रताप सिंह आएगा, प्रताप सिंह के बाद में आएगा जगत सिंह आ जाएगा, उसके बाद में राम सिंह आ जाएगा, फिर माधो सिंह सेकंड आ जाएगा और अंतिम मान सिंह सेकंड आ जाएगा। अंतिम में माधो सिंह सेकंड के बाद में मान सिंह सेकंड आ जाएगा। और जो कछुआ वंश का अंतिम शासक था और जिसकी पत्नी थी वो कुछ बिहार की राजकुमारी थी। और ये मान सिंह वही है जो पोलो खेलते हुए बिहार की राजकुमारी को ब्याह कर लाता है और पोलो खेलते हुए इंग्लैंड में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो उदयपुर का होगा। उदयपुर यानी मेवाड़ में 2 राजवंश हुए हैं, जिसमें एक था गुहिल राजवंश के जो शासक हैं वो सर्वप्रथम यानी गुहादित्य, यानी इसका संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष है वो गुहादित्य है, और गुहादित्य है वो शिलादित्य का पुत्र है। शिलादित्य की जो पत्नी है वो पुष्पावती है। पुष्पावती क्या होती है कि एक बार अमृता देवी की यहाँ सिरोही में, जिसे हम राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, अमृता देवी के दर्शन करने के लिए जाती है सिरोही के अंदर, तो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है गुफा के अंदर। इसी के बाद इसका नाम गुहादित्य पड़ जाता है। और इसका पालन पोषण कौन करती है, जैसे इसकी मैं पिता लिख देता हूँ। गुहादित्य का पिता है शिलादित्य, और इसकी माता है वो है पुष्पावती, और इसकी धाय माँ यानी पालन पोषण करने वाली जो माता है वो धाय माँ है इसकी, वो है कमलावती ने गुहादित्य का पालन पोषण किया था। और उसकी माता पुष्पावती है जो अबुर्दा देवी सिरोही के अंदर इसको जन्म गुफा के अंदर जन्म देती है। और इसके पिता है शिलादित्य और गुहादित्य के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा नागादित्य। और नागादित्य के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा बप्पा रावल, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बप्पा रावल है वो गुहिल वंश में यानी वास्तविक संस्थापक कहलाता है, वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल ही है। तो सर्वप्रथम गुहादित्य के बाद में नागादित्य के बाद में जो शासक है वो बप्पा रावल है, और ये बप्पा रावल है, इसी का नाम हमें मिलता है कालभोज। यानी कुछ तो किताबें हमें बताती है कि बप्पा रावल कालभोज एक ही है, लेकिन कुछ किताबें इन्हें अलग अलग बताती है कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग थे। इसके बाद में जो राजा बनेगा बप्पा रावल के बाद में वो नेक्स्ट राजा होगा शिलादित्य के बाद में अपराजित के बाद में खुमान प्रथम, और खुमान प्रथम के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा
अपराजित खुमान, और इसके बाद में भरत भट्ट। भरत भट्ट के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा नरादित्य। नरादित्य के बाद में शासक बनेगा वो बनेगा, नरादित्य के बाद में शक्ति सिंह बनेगा। शक्ति सिंह के बाद में शांत सिंह बनेगा। शांत सिंह, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे उन्हीं को लिख रहा हूँ। वैसे इसमें राजवंश के अंदर बहुत राजा महाराजा हुए हैं, लगभग हमें जो अध्ययन करना है वो 30 से 33 राजा होंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में हर बार इनका प्रश्न पूछा ही जाता है घुमा फिरा के। और शांत सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो बनेगा जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद में तेज सिंह के बाद में समर सिंह, और समर सिंह के बाद में जो अंतिम गुहिल वंश का राजा था वो था हमीर। रतन सिंह था, वो अंतिम राजा था, वो था रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी का नाम आपको बताइए है। रतन सिंह है वो जो मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है वो रतन सिंह की पत्नी के द्वारा ही होता है, और रतन सिंह अंतिम गुहिल वंश का संस्थापक था। इसके बाद में जो शासक आते हैं वो आगे आते हैं, उनके बाद में जो सिसोदिया कहलाने लग जाता है यहाँ का राजवंश, सिसोदिया वंश आता है। तो सिसोदिया वंश का जो संस्थापक है सिसोदिया वंश का जो संस्थापक है वो है हमीर। यहाँ का मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, संस्थापक है सिसोदिया वंश का। और हमीर के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा, हमीर के बाद में लाखा के बाद में मोकल, और मोकल का बेटा था कुंभा। एक यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूं कि मोकल का सौभाग्य था कि कुंभा को जन्म दिया, यानी मोकल सौभाग्यवती, इसकी पत्नी थी सौभाग्यवती की खोख से मोकल का कुंभा का जन्म होता है। और कुंभा के जो यानी पोता थे वो थे सांगा, और सांगा का जो पोता था वो था प्रताप सिंह, जिसे आप सभी जानते हैं, मेवाड़ यानी हल्दी घाटी का शेर प्रताप, जिन्हें आप जानते हैं, वो सांगा का पोता था और कुंभा का पोता सांगा था। इनके बीच में जो राजा हुए हैं वो एक हमें पढ़ना है विक्रमादित्य, और एक पढ़ना है विक्रमादित्य। प्रताप सिंह का जो पिता है वो उदय सिंह के जो बड़ा भाई है वो है विक्रमादित्य। सॉरी, यहाँ पर विक्रमादित्य नहीं आएगा, ये उदय सिंह का भाई था विक्रमादित्य। और यहाँ पर कुंभा के बाद में उदा आएगा, जिसे उदयकरण भी कहते हैं, उदा या उदयकरण, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है, उदा या उदयकरण। और इसके बाद में सांगा, विक्रमादित्य, उदय सिंह, प्रताप सिंह, इनके बारे में हमें डिटेल से हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और प्रताप का जो बेटा था वो है अमर सिंह के बाद में जो वो बनेगा वो कर्ण सिंह और कर्ण सिंह के बाद में जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है वो होगा जगत सिंह सेकंड भी हुआ है और फर्स्ट है ये, जगत सिंह फर्स्ट। और फिर आएगा रण सिंह के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा संग्राम सिंह के बाद में जगत सिंह सेकंड। और इसके बाद में जो अंतिम शासक होगा वो होगा भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह फर्स्ट, यह सेकंड नहीं है। भीम सिंह वो है जो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता कर लेता है और यहाँ पर आकर मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है उसकी नींव समाप्त हो जाती है, यानी मेवाड़ का जो संपूर्ण सिसोदिया वंश है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी इसके बाद में कोई भी राजा नहीं आते हैं। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर लेता है। और अब हम जो अध्ययन करेंगे, हमने जयपुर का देख लिया, कछवा वंश के अंदर वो देख लिया है, और उसके बाद मेवाड़ का देख लिया। अब जो आगे का हमारा जो अध्ययन रहेगा विषय वो रहेगा चौहान वंश। चौहान है वो
चलो देख लेते हैं चौहानों की उत्पत्ति कैसी हुई है और चौहान वंश की उत्पत्ति कैसी हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई है। चौहान है वो दो, देखो चौहान के बारे में कंप्लीट ही आपको डिटेल से बता देता हूँ कि चौहान है वो चहमान नामक शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। चहमान, चहमान, चह का मतलब होता है चाप, है का मतलब होता है हरी, माँ का मतलब होता है मान, न का मतलब होता है नीतिवान। चौहान शब्द है वो चाप चैमान से बना है जिसका अर्थ होता है चाप, हरि, मान, नीतिवान। और चौहान है वो कहाँ कहाँ के चौहान हुए हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति यानी सांबर के अंदर, जैसे मैं राजस्थान का एक, राजस्थान क्या करती है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है और पतंगाकार HT हैंडले के अनुसार पतंगाकार इसकी आकृति है। तो आपको समझा दिया, वैसे नॉर्मल तरीके से आपको बता दिया है कि ये राजस्थान है। और जैसे यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति का जिला है अजमेर, अजमेर, अजमेर के अंदर है सांबर, सांबर। और ये जो अजमेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र था वो कहलाता था सपाद लक्ष, सपाद लक्ष। सपाद लक्ष का जो तात्पर्य होता है वो होता है 1.25 लाख गांव का समूह है, 1.25 लाख गांव का समूह है, यानी 1.25 लाख गांव का समूह है, सपादलक्ष कहलाता है। और अजमेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र सपादलक्ष कहलाता था। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है परीक्षा में कि अहिछत्रपुर है, जैसे जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश है वो बीकानेर का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है, जांगल प्रदेश। बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को हम जांगल प्रदेश कहते हैं। और परीक्षा में पूछा गया कि सपादलक्ष का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, तो जांगल प्रदेश। यदि पूछा जाए कि जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, तो सपादलक्ष हो जाएगा। यहाँ पर माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर गुरु विशिष्ट यज्ञ करवाता है, यानी माउंट आबू सिरोही के अंदर जब गुरु विशिष्ट ने यज्ञ करवाया तो उनसे 4 जातियां उत्पन्न हुई। 4 जातियां जो उत्पन्न हुई उसमें 2 चै थे, 2 पै थे। जैसे ये गुरु विशिष्ट ने माउंट आबू पर यज्ञ करवाया, जैसे ये माउंट आबू है और यहाँ पर गुरु विशिष्ट ने जब यज्ञ करवाया गुरु विशिष्ट ने जब यज्ञ करवाया तो 4 जातियां उत्पन्न होती है। 4 जातियां उत्पन्न हुई जिसमें 2 चै थे, यानी चौहान, चौहान, और 2 एक प्रतिहार था, प्रतिहार, परमार और चालुक्य, चौहान। ये 4 जातियां उत्पन्न होती है। यानी गुरु विशिष्ट के माउंट आबू सिरोही में यज्ञ करवाने पर 4 जातियां उत्पन्न हुई जिसमें चौहान थे, चालुक्य थे, प्रतिहार थे और परमार थे। बस चलो ठीक है दोस्तों, आप देख लियो कि चौहान है वो उत्पत्ति किया हुई है और चौहान नाम की शब्द की उत्पत्ति किया हुई है। गुरु विशिष्ट के जब माउंट आबू सिरोही में यज्ञ करवाया तो 4 जातियां परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहाना की उत्पत्ति हुई है। चौहान है वो कड़ा कड़क है, यानी ये राजस्थान में हम कौन कौन से चौहानों की बारे में अध्ययन करना है। जैसे सांबर के चौहान हो गए, सर्वप्रथम सांबर के चौहान थे। सांबर मैंने आपको बता दिया है कि अजमेर के आसपास का क्षेत्र सांबर कहलाता था। जैसे हम बात करें कि बीकानेर और गंगानगर और मानगढ़ के आसपास का क्षेत्र अयोध्या क्षेत्र है। भरतपुर, धौलपुर के आसपास का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाता है। और ये जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था ये जांगल प्रदेश कहलाता था। उसी प्रकार जो सपादलक्ष है वो अजमेर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। और 1.25 लाख गाँव का समूह इसका अर्थ होता है। अब हम देखेंगे चौहान वंश है वो कहाँ कहाँ के चौहान हुए थे, यानी राजस्थान के अंदर। तो सर्वप्रथम सांबर के चौहान आते हैं। सांबर के चौहान, सांबर के चौहान में जो सर्वप्रथम शासक था वो था वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान है वो सांबर के चौहानों का संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है। यानी इसने 551 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी सांबर में चौहानों की। ये वासुदेव के बाद में जो शासक है जो हमें पढ़ना है उनका जो होगा वो होगा दुर्लभराज, दुर्लभराज। और दुर्लभराज ये वही शासक है जिसके समय मुस्लिम आक्रमण, सर्वाधिक मुस्लिम आक्रमण हुए थे। हुणों ने यहाँ आक्रमण कर दिया था, मुस्लिम आक्रमण हुए थे। और इसके बाद में जो शासक बना था वो बना था गुवक फर्स्ट, गुवक फर्स्ट। ये वही गुवक फर्स्ट है जिसने यानी जो सांबर के चौहानों का
यानी कुल देवता है उनका मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये गुहक फर्स्ट और इसके बाद में गुहक सेकंड भी होते हैं। गुहक सेकंड के बारे में ज़्यादा विस्तार से हम जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। गुहक सेकंड ने अपनी बहन कलावती का विवाह अब कनौज के शासक राजा भोज से किया था, बस इतना ही। उसके बाद में जो वासुदेव हो गया दुर्लभ राज के बाद में गुहक राज के बाद में चंदन राज बनता है। चंदन राज, ये चंदन राज है, उसकी पत्नी थी रुद्राणी, रुद्र की बहन थी रुद्राणी, जो पुष्कर के अंदर 1000 दीपक पर डे को जलाया करती थी, यानी प्रतिदिन 1000 दीपक जलाया करती थी। तभी तो पुष्कर वो कहलाती है कि ये प्रदूषित झील है पुष्कर। पुष्कर के बहुत से हमें नाम मिलते हैं, जैसे प्रदूषित झील, दूषित झील, और सबसे पवित्र झील भी पुष्कर है, दूषित झील भी पुष्कर है। इसे तीर्थों का मामा कहते हैं, आदि तीर्थ कहते हैं, कोणक तीर्थ कहते हैं, बहुत से नाम मिलते हैं हमें पुष्कर के। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में चंदन राज के बाद में कौन बनता है। चंदन राज के बाद में विग्रह राज बनता है, विग्रह राज। और विग्रह राज के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा दुर्लभ राज सेकंड। दुर्लभ राज सेकंड, दुर्लभ राज सेकंड के बाद में जो हमें अध्ययन करना है वो होगा गोविंद राज तृतीय, गोविंद राज थर्ड। गोविंद राज थर्ड के बाद में इसका पुत्र था वो था पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज फर्स्ट है वो सांबर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक था, पृथ्वीराज फर्स्ट। इसके बाद में यानी सांबर के चौहान खत्म हो जाते हैं और सांबर के चौहानों के बाद में हम अध्ययन करेंगे वो होगा अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहानों में जो प्रतापी शासक था वो था अजय राज। सबसे प्रथम शासक था अजय राज। अजय राज ने 1137 ईस्वी के अंदर अजमेर नगर की स्थापना की थी, अजय राज ने की थी। और अजमेर के संस्थापक है यानी अजय राज है। अजय राज अजमेर के चौहानों के संस्थापक है अजय राज। बंद कर